नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि जो हारे जो जीते, हार को भी जीत को भी नेताओं को विनम्रता से लेना आना चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही से हारी हुई बाजी को पलटा जाता है। जो हारता है उसकी जीतने की संभावनाएं बनी रहती हैं और जो बार बार जीतता है उसको भी हराया जा सकता है, अगर आप में विनम्रता हो और अगर आप जनता के मन को पढ़ सकें, जनता की भावनाओं को जान सकें। लेकिन दुर्भाग्य से हो क्या रहा है? दुर्भाग्य से हो यह रहा है कि 2014 की हार के बाद से कांग्रेस और उसके सहयोगी गठबंधन लगता नहीं कि हार के बाद भी उन्होंने विनम्र होना सीखा है, बल्कि हार के बाद लगातार हार का दोष जनता को देना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार अपशब्द कहना, यह एक तरह की कह सकते हैं यह रीति बन गई है, रिवाज बन गया है। लगता ही नहीं कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल अपनी गलतियों से कुछ सीखने के लिए तैयार हैं। अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों को आए लगभग 2 दिन हुए हैं और इन 2 दिन में अच्छा वक्त था कि आप जनता की भावनाओं को समझते। लेकिन इन 2 दिन में हुआ क्या? इन 2 दिन में पहले कांग्रेस के नेताओं ने उत्तर दक्षिण बना दिया कि देखिए दक्षिण भारत अलग है, उत्तर भारत अलग है। कांग्रेस के नेताओं ने देश को उत्तर और दक्षिण में डिवाइड करने की कोशिश की। उसके बाद जो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ईवीएम को लेकर के कि ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम में गड़बड़ है। दिलचस्प बात क्या है कि तेलंगाना में ईवीएम ठीक रहती है, लेकिन जहां कांग्रेस हारती है वहां खराब हो जाती है, वहां ईवीएम हैक हो जाती है। कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में ईवीएम ठीक थी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में ईवीएम हैक हो गई है, मध्य प्रदेश में ईवीएम हैक हो गई है और साथ साथ राजस्थान में ईवीएम हैक हो गई है। गजब का कुतर्क है। और आपको याद होगा कांग्रेस के एक नेता ने पब्लिकली बाकायदा नरेंद्र मोदी को वोट देने वाली जनता को राक्षस कहा था राक्षस जो वोट देते हैं। आप सोचिए, इस देश की जनता करोड़ों लोग जो नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को वोट देता है, उन सबको आप राक्षस कह रहे हैं, जबकि ये वही लोग हैं जिन्होंने कुछ साल पहले तक लगातार आपको वोट दिया था, कांग्रेस को वोट दिया था और अब भी देते हैं। लेकिन आप ऐसे लोगों को, आपको वोट नहीं मिलता तो राक्षस कह देते हैं। और मैंने जैसा कहा कि दक्षिण और उत्तर की लड़ाई करवा दो। और आज कांग्रेस के एक सहयोगी, दक्षिण भारत में कांग्रेस के एक सहयोगी डीएमके, जिसके नेता सनातन का समूल नाश करने का बयान दे चुके हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो कांग्रेस का इन 3 राज्यों में हश्र हुआ है, इसका एक बहुत बड़ा कारण कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से हिंदुओं की भावनाओं को लगातार एक के बाद एक चोट पहुंचाई है, वो एक बड़ा कारण है। डीएमके लगातार सनातन का समूल नाश करने की बात करती रही, सनातन को एड्स, मलेरिया, डेंगू बताती रही, लेकिन कांग्रेस ने कभी डीएमके का खुलकर विरोध नहीं किया, बल्कि कांग्रेस के कई नेताओं ने इसका सपोर्ट कर दिया। समाजवादी पार्टी के नेता लगातार जो है, एक नेता बार बार कभी रामचरितमानस को जलाते रहे, कभी कुछ करते रहे, लेकिन उस व्यक्ति को प्रमोशन मिलती रही पार्टी में। और यह एक बड़ा कारण है इन 3 राज्यों में हार का। लेकिन क्या इससे सबक सीखा बीते 2 दिनों में? बिल्कुल नहीं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि इस हार के बाद कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस में भी जो है एक दूसरे की छीछा लेदर करने नेताओं ने शुरू कर दी है। दूसरी तरफ जो अलायंस है, अलायंस में भी दरारें दिख रही हैं। लोग कांग्रेस को दोष दे रहे हैं, कांग्रेस को घमंडी बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब घमंडिया कहते हैं तब कहते हैं कि प्रधानमंत्री कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब इंडिया अलायंस के एक नेता ही कांग्रेस को घमंडी बता रहे हैं, कह रहे हैं उनका घमंड है, घमंड खत्म होना चाहिए।
इस तरह की राजनीति हो रही थी। तो इंडिया अलायंस में एक तरफ दरार पड़ रही है और दूसरी तरफ गठबंधन के नेताओं ने, इस इंडिया अलायंस गठबंधन के नेताओं ने एक बार फिर से हिंदुओं को और हिंदी भाषी राज्यों को गरियाना शुरू कर दिया है, अपमानित करना शुरू कर दिया है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस का एलाई हार गया है। डीएमके के सांसद सेंथिल कुमार ने आज संसद भवन के अंदर, संसद भवन में बोलते हुए एक बहुत ही शर्मनाक बयान दिया, बेहद शर्मनाक बयान दिया। हालांकि इस बयान में आपत्तिजनक शब्दों को संसद की कार्रवाई से निकाल दिया गया है, लेकिन फिर भी वो जानना आपको जरूरी है, क्योंकि मैं लगातार रिसर्च कर रहा था। मैंने देखा ये डीएमके के सांसद ने एक बार नहीं बोला, इससे पहले भी संसद में इस शब्द का कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं। उन्होंने हिंदी भाषी राज्यों को गोमूत्र वाले राज्य बोला, कहा ये गोमूत्र वाले राज्य हैं। ये गोमूत्र शब्द कहां से आया? ये गोमूत्र शब्द हिंदुओं से नफरती शब्द है। जो हिंदू से नफरत करता है वो इस शब्द का इस्तेमाल करता है। मत भूलिए, अजमल कसाब ने और उनके तमाम जो सहयोगी आतंकी थे, उसने भी यही शब्दों का इस्तेमाल किया था। सर तन से जुदा वाला गैंग है, उसने भी इसी शब्द का इस्तेमाल किया था हिंदुओं के लिए गोमूत्र शब्द का। और अब हिंदी भाषी राज्यों के लिए गोमूत्र राज्य कहना, यह सीधे सीधे हिंदुओं को और हिंदी भाषी राज्यों को अपमानित करना है। और इससे साफ लगता है कि आप सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है। आपको जो वोट नहीं देता और हिंदी भाषी हिंदुओं को आप लगातार अपमानित करने पर तुले हैं। आज दो टूक में इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन साथ साथ जैसे मैंने कहा, चर्चा इस पर भी होगी जिस तरह से गठबंधन में दरार पड़ गई है। कांग्रेस की हार, गठबंधन में दरार, और यह गोमूत्र वाला बयान कहां से आया, इन सब पे चर्चा होगी। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आइए सुनिए सेंथिल कुमार को, सुनिए क्या कह रहे हैं सेंथिल कुमार। उनका विवादास्पद नहीं बल्कि मुझे कहना चाहिए अपमानजनक, अश्लील बयान क्या था, सुनिए। People of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the. You cannot come to South India. You see all the results of what happens in Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Telangana. तो इस तरह से अपमानजनक बयान दिया हिंदुओं के लिए, हिंदी भाषी राज्यों के लिए। और इसको लेकर न सिर्फ बीजेपी हमलावर है, बल्कि कांग्रेस में जो नेता दरकिनार कर दिए गए हैं, जो लगातार ये कह रहे थे कि सनातन के श्राप की वजह से कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस के वो नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी इसका कड़ा प्रतिकार किया। जरा सुनिए। हेट स्पीच का और एक उदाहरण है, और उनके INDIA घटक दलों की फ्रस्ट्रेशन इस बयान से झलक रही है। गोमूत्र और गोमाता का महत्व केवल उत्तर भारत में नहीं, दक्षिण भारत में भी गाय को माता मानते हैं, गाय का पूजा करते हैं। कुछ लोग जो सनातन धर्म को जो डेंगू मलेरिया से कंपेयर कर रहे थे, वैसे ही मानसिक सोच है। उस सोच का क्या नतीजा है, देश की जनता ने 3 दिन पहले अपने जनादेश में उन्होंने बताया है। और ऐसे ही भारत की संस्कृति का, भारत की सनातन धर्म का इस प्रकार अपमान करते रहेंगे तो उत्तर में क्या, दक्षिण में भी INDIA का सफाया हो जाएगा। ये लोग इस प्रकार की गंदी और ऊंची बातें करने वाले लोग जो सनातन को गाली देते थे, आज इन लोगों को तमाचा लगा है। अभी आधा तमाचा लगा है, अब थोड़े दिन के बाद पूरा तमाचा जब लगेगा, अभी आधा साफ हुआ है, पूरा साफ हो जाएंगे। ये सारे के सारे लोग जो सनातन धर्मावलंबियों को, जो गौ गंगा गीता गायत्री का अपमान करता है, ये देश कभी भी नहीं सहेगा अपमान। जो सनातन का अपमान करेगा, जो गौ गंगा गीता गायत्री का अपमान करेगा, वो देश उस अपमान को कभी न सहेगा हिंदुस्तान। और पूरी तरह से धर्मावलंबी हिंदुस्तान के अंदर ये
हम सब धर्म समभाव की बात करते हैं और इस प्रकार के गौ, उनको मालूम है कि गौमूत्र कितना उपयोगी चीज है। यहां तक तो अब तो गौमूत्र का उपयोग कैंसर जैसे व्याधि में भी एलोपैथ के डॉक्टर बता रहे हैं उसकी कितनी उपयोगिता है। और गौ हमारी माता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी और हर प्रकार के व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी। हमारी संस्कृति जो है गौ, गंगा, गीता, गायत्री पर, ये लोग इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, इसका खामियाजा इनको 3 राज्यों के चुनाव में भुगतना पड़ा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के सुपुत्र जो हैं, उन्होंने जिस तरह से सनातन धर्म के बारे में टीका टिप्पणी की थी, ठीक उसी प्रकार की टीका टिप्पणी है। गौमूत्र को हिंदू पवित्र मानता है और कांग्रेस ने तो गौमूत्र और गोबर को खरीदने का अभियान चलाया था मध्य प्रदेश, राजस्थान के अंदर। तो इस प्रकार की हल्की टिप्पणी करना ये कदापि उचित नहीं है और ऐसे लोगों को लोकसभा के अंदर जनता सबक सिखाएगी। डीएमके के नेताओं की अगर यही हरकतें रहीं और सनातन धर्म के खिलाफ इसी तरह की बकवास वो करते रहे तो गौमूत्र वाले राज्यों में नहीं, सांड वाले राज्यों में भी बीजेपी का परचम लहरा जाएगा। जहां तक सवाल है संसद में गौमूत्र छिड़कने का, तो संसद वैसे ही मंदिर है और पंचगव मंदिर में प्रयोग होता ही है। ये सब रावण के खानदान के लोग हैं, आसुरी शक्तियां हैं, भारत को बर्बाद करना चाहती हैं, भारत से सनातन को मिटाना चाहते हैं, भारतीय लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। तो आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा ये आसुरी शक्तियां हैं, डीएमके को आसुरी शक्तियां कहा, भारत को बर्बाद करना चाहते हैं। और मैं इंडिया अलायंस के विषय पर भी आऊंगा, लेकिन इससे पहले अपने मेहमानों का परिचय दे देता हूं, क्योंकि इस पर भी मैं अपने मेहमानों के रिएक्शन जरूर लूंगा। मेरे साथ 4 मेहमान जुड़े हैं, आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। आरपी सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ कमरू चौधरी जी जुड़ चुके हैं, कमरू चौधरी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। मेरे साथ इसके अलावा प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और बृजमोहन दुग्गल मेरे साथ जुड़े हैं, प्रधानमंत्री रिपोर्ट कार्ड के संपादक हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मैं कमरू जी पहली प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहूँगा। ये कांग्रेस के सहयोगियों को क्या हो गया है और ये क्या है, बार बार सनातन का अपमान और अब जो है सीधा संसद के अंदर इस तरह का अपमानजनक बयान, ये क्या चल क्या रहा है सर? देखिए अशोक जी, दरअसल देखिए इसका स्टेटमेंट हमारा वरिष्ठ नेता ऑलरेडी दे चुके हैं, इसका खंडन भी किया गया और इस तरह से बयानबाजी से परहेज करना चाहिए। पहला नंबर चीज। दूसरा नंबर चीज है, मैं तो डीएमके का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन फिलहाल मैं सेंथिल कुमार का मैं अभी ट्विटर देख रहा था तो उन्होंने अपोलॉजी भी किया, माफी भी मांगा इस मैटर को लेकर। लेकिन यहाँ पे बड़े मुद्दा का बात यह है, देखिए 2019 में बंगाल में चुनाव हो रहे थे, ममता बनर्जी अपना कॉन्वॉय लेकर जा रही थी तो कुछ लोग वहां पे जय श्री राम का नारा लगाया। उसमें ममता बनर्जी ने रिएक्ट कर गई, बोले कि जय श्री राम बोलकर मेरे को गाली दे रहे हो। उसका नतीजा क्या हुआ, बंगाल में 18 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अब इस तरह से बयानबाजी का परहेज करने का टाइम है। यहाँ पे हम सबको हिंदुस्तान के, देखिए आज हमको यहाँ 5 राज्यों का जो चुनाव हुआ, लगभग 40% के लोग हमको भी वोट दिया, कांग्रेस पार्टी को भी वोट दिए। तो जाहिर सी बात है, ये बात ऐसा नहीं होता है कि हम कांग्रेस वाले कभी भी राजनीति ऐसा नहीं करेंगे कि जहां पे धर्म के नाम पे, जात के नाम पे बंटवारा हो। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जाते कैंपेनिंग में, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जाकर बोलते कि हमको विशेष समुदाय का वोट नहीं चाहिए, मैं तो हिंदू का राजनीति करता हूं। तो ये सब भी जो है कि जब आलोचना होता है तो ये सबको भी आलोचना का दायरे में लाना चाहिए। जब रमेश बिदोरी पार्लियामेंट में खड़ा होकर ये बोलते हैं कि एक कटुआ आतंकवाद का नारा लगाते वहां पे किसी का मुसलमान एमपी के प्रति, तो उसका भी हमको खंडन करना चाहिए। ये देश देखिए हमारा यहाँ पे हजारों सालों से हम यहाँ पे एक साथ रह रहे हैं। यहाँ पे हिंदू ना है, ना कोई मुसलमान है, ना तो कोई ऊंच है, ना कोई जात। हम यहाँ पे एक हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी की तरफ हमको रहना है। कांग्रेस पार्टी हमेशा इस चीज का विरोध करते हुए आ रही है। अशोक जी, मेरा ये कहना और मानना यही बात है। देखिए इंग्लिश में एक कहावत है, हेट बिगेट्स हेट। अगर आप नफरत फैलाओगे तो कहीं ना कहीं से नफरत उगेगा ही। तो इस बात को हमको पहला ये सतर्क करना चाहिए कि आज वर्ल्ड के सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी किस तरह से नफरत फैला रही है देश में।
तो कहीं और से नफरत अगर निकलता है कमरू जी, तो आप उसको मैं अगर आप खंडन कमरू जी करते आप हैं तो आगे इसका बढ़े, भी मैं खंडन करना। कमरू जी आप आगे बढ़े, उसके पहले मैं 2-3 चीजें यहां पर पॉइंट रख देता हूं। पहली बात, आपने जो कहा ये ठीक बात है, आप डीएमके के प्रवक्ता नहीं है, जाहिर सी बात है। ये भी बात ठीक है कि उसके बाद जो उन्होंने ट्विटर पे कहीं ना कहीं लिख दिया, मैंने भी देखा, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत नाकाफी है इस तरह से लिख देना, क्योंकि ये सेंथिल कुमार का पहला बयान नहीं है। मैं आपको बताऊं, और मैं अभी पूरी रिसर्च करके आया हूं, सेंथिल कुमार ने उससे पहले भी जो है, जब एनईपी राज्यों में लागू होने का विषय था, तो उन्होंने संसद भवन में कहा था कि हमारा मॉडल बहुत अच्छा है, आपको एनईपी लागू करनी है तो गोमूत्र वाले राज्यों में कर लीजिए। एक बात। इसके अलावा डीएमके के जो तमाम नेता हैं, उनके जो दक्षिण भारत में जो बयान मैंने अभी देखे, वो कहते हैं जो उत्तर भारतीय हैं, और ये बात गौर से सुनिएगा, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, आपके इंडिया अलायंस का हिस्सा है डीएमके, और डीएमके के नेता ये कहते हैं जो उत्तर भारतीय हैं, वो पानी पूरी बेचने वाले तक ठीक हैं, वो टॉयलेट साफ करने, रिक्शा चलाने तक ठीक हैं, इससे ज्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं है। डीएमके के नेता तमिलनाडु के अंदर आए दिन बयान देते हैं, और वो इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं। तो सवाल ये है कि ये नफरत से नफरत की बात जो आप कर रहे हैं ना, और आपने जो है, आपने डीएमके को कंडेम भी कर दिया, उसके बाद बीजेपी के कुछ 4 बयान पुराने सुना दिए, तो वो ठीक है, उन बयानों पर भी आपत्तियां हुई, उन बयानों पर भी। मेरी बात सर, मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो जाए। उन बयानों पर भी चर्चा हुई, उन बयानों पर भी आपत्तियां जताई गई, उन बयानों का भी खंडन हुआ, लेकिन आज ये कहना कि वहां से नफरत निकल कर आ रही है, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं डीएमके का बचाव करना है, जो आपको नहीं करना चाहिए, आप जैसे सीनियर नेता को। बचाव, देखिए, मैं कांग्रेसी होकर किसी और का बचाव नहीं करता हूं, मैं संविधान का बचाव करता हूं, ये याद रखिए अशोक जी। पहला नंबर चीज, 1999 से 2004 में यही भारतीय जनता पार्टी डीएम के साथ में गठबंधन करके अपना सरकार चलाई। क्यों? क्योंकि उसको डर था कहीं सरकार ना गिर जाए। ये तो द्रविडियन जो फिलॉसफी है इनका, जो द्रविडियन पार्टी, चाहे एआईएडीएमके हो चाहे डीएमके हो, ये तो 1971 में पेरियार का ये हुआ था, डेथ हुआ था। तो अगर वो आइडियोलॉजी पेरियार का आज भी लोग चल कर आ रहे हैं, गलत तो है, मैं मानता हूं, ऐसे हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते मैं ये मानता हूं कि ये गलत है, लेकिन किसी भी धर्म के प्रति किसी को भी नफरत फैलाने का अधिकार हिंदुस्तान का संविधान नहीं देता है। अशोक जी, आपका जो फेथ है, आपका जो विश्वास है, आस्था है, उसको मैं सम्मान करूं, आप मेरा आस्था पे सम्मान करो, यही ना होता है संविधान सेकुलर कंट्री का। वरना तो हम बोलते कि भैया आप जो है कि अपना तरीका से जियो, हम अपना तरीका से जिएंगे, तो इस तरह से नहीं होता। मेरा संविधान बोलता है कि भाई हर धर्म यहाँ पे एक है। अगर हम सनातन को आपत्तिजनक बात बोलेंगे तो उसका खमियाजा भी वोटरों ने दिया इस बार हमको इलेक्शन में। अगर डीएमके इस तरह से बयानबाजी करती है तो वो गलत जब कांग्रेस पार्टी बोल सकती है, तो रमेश बिदुरी का बयान में एक भी ट्वीट दिखा दीजिए जो कि भाजपा के नेता या उनका उच्च स्तर का लीडर ने कंडेम किया हो। बल्कि रमेश बिदुरी को इंचार्ज बनाकर भेजा गया राजस्थान टॉप पे, राजेश पायलट को हराने के लिए। ठीक है, मैं इसका जवाब जो है ना आरपी सिंह देंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक फैक्चुअल चीज डाल रहा हूं। मैंने भी जब ये बात हुई थी सब देखा था, रमेश बिदुड़ी को इनके इस बयान से पहले ही इंचार्ज बना दिया गया था, उसकी तारीख भी मैंने चेक करी थी। दूसरी बात, बीजेपी के कुछ नेताओं ने इसका कर, लेकिन ये मैं क्यों इस पे जवाब दूं? इस पे आरपी सिंह जी जवाब देंगे जो आपने सवाल उठाए, क्योंकि आपके सवाल वैलिड है, मैं उनसे इनकार नहीं करता कि वो सवाल वैलिड नहीं है, इसलिए इसका जवाब आरपी सिंह जी देंगे। तो आरपी सिंह जी, 2 चीजें, एक तो वो कह रहे हैं कि आपके यहां से भी इस तरह की हेड स्पीच होती है, अभी जीवीएल नरसिंह राव कह रहे थे कि ये हेड स्पीच है। दूसरी बात ये है, 1971 से जो है ये इस तरह की राजनीति डीएमके करती रही है। तो भाई पहले आपकी मजबूरी थी, आपको अपनी सरकार को बचाने के लिए, वाजपेयी जी की सरकार को बचाने के लिए उनकी नफरती आइडियोलॉजी का सहारा था। अब जो है कांग्रेस को आपको हराने के लिए उनकी नफरती आइडियोलॉजी का सहारा ले लिया है, तो दोनों बात बराबर हो गई। देखिए, गाय के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, सनातन के प्रति कांग्रेस की और उनके अलायंस पार्टनर की क्या सोच है, वो बार बार परिलक्षित अब से नहीं हो रही, वह इंदिरा गांधी के समय से हो रही है, और फिर वह वापस राजीव गांधी के समय में भी रही, और आज वह सोनिया गांधी, राहुल गांधी के समय में भी वैसे ही है। आपको याद हो, गौ रक्षा के लिए यहाँ पर संत आए थे और कितने संतों को गोलियों से मार दिया गया था, भून दिया गया था, और वो गौरक्षक संतों को गोलियों से भून दिया गया, और उनमें से कईयों ने जिस प्रकार का शब्द सरकार इंदिरा गांधी के लिए बोले थे, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, उनको जिस प्रकार के श्राप दिए थे, आज शायद खमियाजा भुगत रहे हैं उसका, क्योंकि आप गौरक्षकों पर गोली चलाएं और उसके बाद फिर आप समझे कि चलेगा। ये देश गौ की रक्षा के लिए लगातार खड़ा रहा है। आपकी जानकारी के लिए, महाराजा रणजीत सिंह
इस देश में आखिरी राजा थे जिनके राज्य में गौवध पर सजा थी। तो गौ रक्षा उसमें अनिवार्य था और गौ अगर कोई गौवध करता तो उस पर सजा लगती थी, परंतु वह प्रश्न तब का था। परंतु आज तो कांग्रेस दूसरों को इल्जाम नहीं लगा सकती, अपने सहयोगियों पर इल्जाम नहीं लगा सकती, क्योंकि उनके खुद के नेताओं ने इस प्रकार के बयान दिए हैं और उनके खुद के नेताओं ने इस प्रकार के बयानों का समर्थन दिया है। हम कैसे भूल सकते हैं कि खड़गे जी के बेटे ने किस प्रकार से ऐसे बयानों का समर्थन किया, किस प्रकार से चिदम्बरम जी के बेटे ने ऐसे बयानों का समर्थन दिया। वो तो कांग्रेस के नेता है और उसके बावजूद भी कांग्रेस के किसी भी नेता ने उसका खंडन नहीं किया। यहाँ तक रमेश पुरी की बात बार बार आती थी, मैं उसको भी स्पष्ट कर दूं, वो मामला अब पार्लियामेंट की प्रिविलेज कमेटी के पास है, उसमें जो फैसला आएगा वो सबको मानना होगा, जैसे जो कानूनी प्रक्रिया है। परंतु उसमें यह कहना कि एक्शन हुआ तुरंत के तुरंत वह मामला सरकारी प्रिविलेज कमेटी का, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कमेटी के पास गया। लेकिन क्या बीजेपी के नेताओं ने इसका विरोध किया? बीजेपी के नेताओं ने इसका विरोध किया? पार्टी फोरम पे किसी ने विरोध किया इस बात का? मैं पार्टी का प्रवक्ता होकर कहता हूं कि उनको ऐसा बयान नहीं देना, परंतु वो बयान किस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया वो भी समझना चाहिए। उससे पहले किस प्रकार की भाषा एक सांसद ने प्रधानमंत्री जी को लेकर बोली थी वो भी समझना चाहिए। तो अब वो पूरा का पूरा मामला क्योंकि प्रिविलेज कमेटी के पास है, वहां से जो उसका फैसला आएगा वो सबको मान्य होगा। अब वो दोनों बयान उनके पास हैं, परंतु जो मूल बात है कि क्या कांग्रेस निरंतर लगातार हिंदू आस्थाओं का विरोध करती है, उन पर कचोट नहीं लगाती रही। जब राम मंदिर का इशू आया तो इन्होंने कोर्ट के अंदर किस प्रकार का बवाल किया और कोशिश करी कि राम मंदिर पर फैसला ना आ पाए। कपिल सिब्बल सब इनके वकील थे, क्या किया सबको जानकारी है। या राम सेतु का मामला आया तो सरकार ने, जब सोनिया गांधी जी की सरकार, एक सेकंड होती, सोनिया गांधी की सरकार थी, तो उन्होंने कहा तो राम तो काल्पनिक है, ये इन्हीं के शब्द है, किसी और के शब्द नहीं है। और मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता से, सर हिंदू एक धर्म के नाते से देखिए, आप उसको रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में मत देखिए। आप उसको बाकी रिलीजन, मतलब इस्लाम एक रिलीजन है क्योंकि किताब में विश्वास करता है, हिंदू एक जीवन पद्धति है। आप जीवन पद्धति को आप उसको किसी पंथ के साथ मत जोड़िए, पहली बात। और इसलिए गाय को भी आपके लिए उतनी प्रिय होनी चाहिए गाय जितनी मेरे लिए है, गाय उतनी ही आपके लिए भी आस्था का विषय होना चाहिए जितना मेरे लिए है, या जितना किसी और किसी पंथ के अनुयायी के लिए होना चाहिए। तो ये मूल बात समझिए। परंतु क्या है कि कांग्रेस को तो इससे लेना नहीं, कांग्रेस को तो हर कीमत पे हिंदुओं को बांटना है और माफी चाहता हूं मुसलमानों का वोट इकट्ठा करना है, इसलिए इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल होता है। ओके कमरू चौधरी जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा इस डिबेट में। जल्दी से छोटा सा रिस्पॉन्ड। देखिए, कांग्रेस पार्टी को ब्लेम करना बहुत आसान है, लेकिन फैक्ट्स के साथ ब्लेम करिए तो समझ में आता है। 1957 में सबसे पहले काउ स्लॉटर एक्ट कांग्रेस पार्टी ने लाया था। कांग्रेस पार्टी का फ्लैग में अभी हाथ चिन्ह का सिंबल से पहले गाय का बछड़ा था, वहां पे कांग्रेस पार्टी का सिंबल था। तो किस तरह से गांव का प्रति कांग्रेस पार्टी का सम्मान, ये भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मामला नहीं है, ये हमारा आस्था से भी जुड़ा हुआ है। लाखों करोड़ों आदमी इस आस्था से जुड़ा हुआ है। आज जो हुआ पार्लियामेंट का अंदर में, अशोक जी, ये हम सब खंडन करते हैं, इस बात का होना नहीं चाहिए। लेकिन कमरू जी सुनिए, कमरू जी एक मिनट, मैं चाह रहा हूं, मैं देखिए मैं आगे भी डिबेट में बढ़ना है, इसलिए मैंने आपको जल्दी से क्विक रिस्पॉन्ड के लिए बोला था कि आप जल्दी से एक छोटा सा आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये याद दिला रहा हूं कि आपने जो कहा, जो फैक्चुअली वो चीजें ठीक है, लेकिन फैक्चुअली कई चीजें आरपी सिंह जी ने कही वो भी ठीक है। गो रक्षा के लिए जो लोग आए थे उन पर गोलियां चली थी, आरपी सिंह जी मुझे मालूम है जो आप दिखा रहे हैं। और दूसरी बात ये भी नहीं भूलना चाहिए, केरल में युवा कांग्रेस ने बाकायदा बीफ पार्टी की थी और जो बछड़ा कांग्रेस के चुनाव चिन्ह में था, उस बछड़े को सड़क पर जो है हलाल किया गया था, काटा गया था, उसका मीट बांटा गया था। वो अलग बात है, कांग्रेस ने उसके बाद जब रिएक्शन हुआ, कांग्रेस ने उस व्यक्ति को पार्टी से निकाला। लेकिन अभी जब कांग्रेस में राहुल, हाँ मैं आ रहा हूं सर, मैं पूरी बात कर रहा हूं। उसके बाद जब राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा हुई, वो व्यक्ति दोबारा भारत जोड़ो यात्रा में उस वक्त था जो बी पार्टी कर रहा था। तो ये सारे तथ्य हैं, मैं इन तथ्यों पर, लेकिन आपने जो कहा वो आप दोनों के तक अपनी जगह है। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद में प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी और हमारे साथ बृजमोहन दुंगला, उन पर आऊंगा। और मुझे आज ये भी चर्चा करनी है, गठबंधन की जो हालात है उस पर भी चर्चा करनी है। आखिर ये हो क्या रहा है, गठबंधन की बैठक जिस तरह से टली है, कल को गठबंधन की बैठक होनी थी और जो इंडिया अलायंस है, लेकिन ये बैठक जो है
टल गई है। सबके अपने अपने जो हैं सबने अपने अपने बयान दे दिए हैं। कोई बिजी है, कोई किसी का दूसरा प्रोग्राम है, किसी की तबीयत खराब है। तो सवाल यह है कि हो क्या रहा है, इसको भी समझना जरूरी है। मैं आऊंगा लेकिन इस ब्रेक के बाद। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए, अगर अकाउंट से पैसे कट जाए, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे, गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दो टूक आप देख रहे हैं दो टूक में आज हम चर्चा, हमारा आज का विषय जो है वो दरअसल इंडी गठबंधन में कांग्रेस की हार, इंडी गठबंधन में क्या पड़ी दरार ये है। लेकिन साथ साथ इस बीच एक बड़ी डेवलपमेंट जो इंडी अलायंस के ही एक नेता सांसद सेंथिल कुमार ने, डीएमके के नेता सेंथिल कुमार ने जिस तरह से हिंदी भाषी राज्यों के लिए और हिंदुओं के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया, उनको गोमूत्र वाले जो है राज्य कहा। और मैं फिर कह रहा हूं, ये गोमूत्र जो है वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो हिंदुओं से नफरत करते हैं, क्योंकि इसी तरह के शब्द जो है अजमल कसाब ने और इसी तरह के शब्द जो है सर तन से जुदा जो गैंग है उसने भी इस्तेमाल किए थे। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, कमरू चौधरी जी कांग्रेस के नेता हैं, मेरे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, ब्रिजमोहन दुग्गल PM रिपोर्ट कार्ड से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, ये बात ठीक है जो अभी कमरू जी ने कहा, और मैं इसी संदर्भ में एक बात कहूं कि
बीजेपी की भी मजबूरी थी, उसने डीएमके के साथ हाथ मिलाया क्योंकि उस वक्त जो है इस हिसाब किताब ऐसा था। आज कांग्रेस की भी मजबूरी दिख रही है क्योंकि कांग्रेस केंद्र में बीजेपी को सत्ता से हटाने चाहती है। मुझे समझ में नहीं आता कि समाजवादी पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है उत्तर प्रदेश में, वो कौन से समाजवादी पार्टी को वोट दिला रहे हैं और आप कौन सा तमिलनाडु में चुनाव लड़ रहे जा रहे हैं कि आप ऐसे नेताओं के साथ जो है, अभी तो पिछले दिनों जो है अखिलेश यादव बाकायदा वीपी सिंह के उनकी बरसी पर गए थे और ब्रदर स्टालिन के साथ हाथ मिलाते हुए दिखे, उनके साथ गले मिलते हुए दिखे। आप लोगों की कैसी क्या मजबूरी है जो लोग ये कहते हैं कि हिंदी भाषी राज्यों के लोग जो है पानी पूरी बेचने, टॉयलेट साफ करने और साथ साथ जो है वो रिक्शा चलाने वाले लोग होते हैं, इससे ज्यादा उनसे उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ आप लोग जो उत्तर भाषी राज्य के लोग हैं वो जाकर ऐसे लोगों के साथ गले मिलते हैं, आपकी क्या मजबूरी है सर? देखिए अशोक जी, माने हमारे नेता अखिलेश यादव जी क्यों गए थे वहां पर? पूरे देश को पता है कि वहां पर आदरणीय वीपी सिंह जी की मूर्ति का अनावरण था और उनका क्या योगदान रहा है उस लड़ाई में जो पूरे देश ने लड़ी है और पूरे देश ने उनके योगदान को याद करते हैं, तो इसलिए वहां पर गए थे। वो स्वाभाविक विषय है। जिस विषय पे आपने चर्चा चलाई है मैं उस विषय पे कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का आदर करती है और हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करने का काम करता है और समाजवाद यही पाठ पढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को जो गठबंधन की, और इसके साथ एक विषय और आता है। आज आपने चर्चा चूंकि गाय पे चलाई है, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं और जहां तक मेरी जानकारी, अशोक जी आप भी उत्तर प्रदेश नहीं सुनिए सर, मेरा गाय पे चर्चा नहीं है, ये तो कंटेक्स्ट में आरपी सिंह जी ने उन्होंने इस्तेमाल किया। मेरे लिए गाय का मेरे लिए विषय यह है कि आप हिंदी भाषी राज्यों को, हिंदी पट्टी के लोगों को, हिंदी बोलने वाले लोगों को गोमूत्र वाले राज्य बोलते हैं, आप उनको इस तरह के जैसे आप नफरत करते हैं उनसे, मेरे लिए विषय वो। और आपने कहा कि आप सब धर्मों का आदर करते हैं। जोशी जी बिल्कुल आप करते होंगे और मुझे आपकी आस्था पे कोई संदेह करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं। आपकी पार्टी में भी सभी करते होंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपसे इसी कंटेक्स्ट में छोटा सा सवाल पूछता हूं। आप मुझे बता दीजिए, आपके किसी नेता ने रामचरितमानस को छोड़कर किसी और धर्म की पुस्तक जलाई है क्या? आपके एक नेता ने रामचरितमानस जलाई, क्या किसी और धर्म की पुस्तक जलाई? अगर सभी धर्मों में आस्था है तो फिर सभी धर्मों की किस पुस्तकें संभाल के रखिए, और सभी धर्मों से नफरत है तो सभी धर्मों की पुस्तकें जला दीजिए। जब आपको पुस्तक जलानी होगी तो रामचरितमानस याद आएगा, बयान देने होंगे तो सब में आस्था है। ये डबल स्टैंडर्ड कैसे चलेगा? अशोक जी, मैं बताना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी समाजवादी मूल्यों पे चलने का काम करती है और हमारे नेता केवल माननीय अखिलेश यादव जी है और वो सभी धर्मों का आदर करने का काम करते हैं और यही पाठ वो हमको पढ़ाने का काम करते हैं। अगर किसी कार्यकर्ता ने कोई करा है, कोई भी बयान दिया है या कुछ कहा है, ये उस कार्यकर्ता की व्यक्तिगत विचार है, ये समाजवादी पार्टी का विचार नहीं। मैं आपके नेशनल चैनल में इस बात को कहना चाहता हूँ। सर, कार्यकर्ता महासचिव है सर पार्टी के, याद दिला दूं मैंने कहा। आप उन्हें महासचिव कह लीजिए, आप उन्हें कुछ भी कह लीजिए, आप नहीं कहते क्या सर? आप नहीं कहते हो महासचिव? देखिए, आप कुछ भी कह लीजिए, समाजवादी पार्टी में एक ही नेता माननीय अखिलेश यादव जी, जिनके पद चिन्हों पर हम चलने का काम करते हैं। बाकी सब कार्यकर्ता है, कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता हो सकता है, कोई छोटा जूनियर कार्यकर्ता हो सकता है, लेकिन सब कार्यकर्ता है, केवल नेता हमारे यहाँ माननीय अखिलेश यादव जी। हम लोगों को वो रास्ता जो बताते हैं उस पर चलते हैं। एक विषय जो मेरा काट दिया था, मैं आपकी गौमूत्र की बात पे आ जाऊं जो आज उन्होंने कहा है। मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ और आप भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं और जितना मैं समझ पाता हूँ, हर आदमी की भक्ति अलग अलग होती है, लेकिन मैं देख पाता हूँ भारत में नंदी भगवान बैल को या सांड को भी कहते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज उत्तर प्रदेश में बैल की, सांड की, नंदी की हालत देखकर क्या योगी सरकार, जो कि कहते हैं कि हम लोग हिंदू की सरकार है, ये सरकार है, पूरा ड्रामा जो चलता है, क्या उनको दर्द नहीं होता? और उससे रोज एक परिवार का व्यक्ति खो जाता है। एक आपके चैनल में बहुत गंभीर विषय देना चाह रहा हूँ, उनके टकरा कर आज रोज एक ना एक परिवार पूरे उत्तर प्रदेश में रोज कोई ना कोई की हत्या हो जाती है। ये बड़ा चिंता का प्रश्न है। और रही बात इंडिया गठबंधन की, मैंने कहा कि ये जो परिणाम है ये सीखने लायक है। पिछली बार 3 जगह कांग्रेस जीती थी और भारतीय जनता पार्टी आ गई थी। अब की बार 3 जगह कांग्रेस बीजेपी जीती है। अब 2024 में क्या आएगा? आज हमारे नेता ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि परिवर्तन का बहार चल रही है और ये परिवर्तन देश में भी मिलेगा।
क्योंकि जहां जहां कांग्रेस थी वहां कांग्रेस चली गई, जहां अन्य दल थे वहां अन्य दल चले गए। तो ये बयान जो चल रही है पूरे देश में, जो मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, ये परिवर्तन 24 में देश का भी दिखाई देगा। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, क्योंकि देश की जनता ने राज्यों को सबक दिया है और अहंकार भी हारा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आप चाहे बेशक इसको चला लीजिए, मैं घबरा के राजनीति करता। मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे कांग्रेस तो हारी हारी मध्य प्रदेश में, साथ साथ माननीय कमलनाथ जी के अहंकार की जीत हुई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय कमलनाथ जी को और उनके अहंकार की जीत की बधाई भी देना चाहता हूं। चलिए, कमलनाथ जी तो अब किसी खेत की मूली नहीं रहे, आप उनको जितना मर्जी उखाड़ लीजिए, कोई फर्क नहीं। हर नेता उनको उखाड़ रहा है, लेकिन अहंकार किस किस का मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं। पर बड़ी दिलचस्प बात है, मैंने आपको जितना समय दिया आपने तमाम जो है अपनी बातें कह दी। आप धर्म के रक्षक हैं, आपके यहाँ कोई नेता नहीं है अखिलेश के अलावा। आपने जो है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के शासन में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। एक बार भी मुझे नहीं पता ब्रिज जी, अगर आपने सुना हो सकता है, मैं सुन नहीं पाया, एक बार भी इन्होंने डीएमके की या फिर डीएमके के इस बयान की आलोचना एक बार भी नहीं करी, एक बार भी नहीं करी कि भैया ये इस तरह का बेहुदा बयान है। और किसी नेता को, डीएमके के नेता की ऐसी हैसियत और औकात नहीं है वो हिंदी भाषी राज्यों के लोगों के लिए इस तरह की बात कर दे। और अगर किसी की ऐसी है, अगर मुझे अभी तक याद है, मुझे ये बात याद है, जब तक बाला साहब ठाकरे जिंदा थे ना, तो वो अपने राज्य को लेकर जब उनकी वो कहते थे कि हम घुसने नहीं देंगे जो हमारी भाषा का सम्मान नहीं करेगा, हम घुसने नहीं देंगे अपने राज्य में। लेकिन यहां पर है कि पलक पावड़े बिछाए जाते हैं कि आज तो डीएमके के हम तुम्हारे राज्य में पहुंच गए, आप हमारे राज्य में आ जाओ, पलक पावड़े बिछा देते हैं। कोई किसी की हैसियत नहीं होती और हिम्मत नहीं होती जो कम से कम डीएमके को आईना दिखा सके कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने हिंदी भाषी राज्यों को इस तरह के बेहुदा शब्दों का इस्तेमाल किया। ब्रिज दुग्गल जी, पर वो ये भी कह रहे हैं गठबंधन परिवर्तन की बयार चल रही है। ब्रिज जी, देखिए, एक बात हम सबको समझनी चाहिए कि जो साउथ इंडिया की खासतौर पर डीएमके की जो राजनीति है ना अशोक जी, वो टिकी किसके ऊपर है? वो आज से ये लोग नहीं कर रहे हैं, पेरियार के समय से वो चला आ रहा है और वो आज तक चलता ही जा रहा है। सनातन का विरोध किसी ना किसी रूप में वहाँ होता है। और मुझे आश्चर्य और हैरानी इस बात पर होती है कि भूल जाइए राजनीति थोड़ी देर के लिए, जितने राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस भी, समाजवादी पार्टी भी, आरजेडी भी, जेडीयू भी, एक सुर से इसकी आलोचना क्यों नहीं करते हैं, इसको कंडेम क्यों नहीं करते हैं? जब धर्म की बात आती है, सनातन की बात आती है, तो क्यों नहीं ये कहते हैं कि भाई आपका ये बयान ना सिर्फ निंदनीय है बल्कि अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भावना हमारे सारे राजनीतिक दलों में क्यों नहीं आती? क्यों सिर्फ बीजेपी विरोध कर रही है? क्या बीजेपी ने ठेका ले रखा है? हिंदू तो सारे हैं। देखिए, जो आपने बात कही ना, जो जोशी जी जो बैठे हुए हैं, ये आलोचना नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनके नेता तो अभी हो क्या है वहां पर। भले ही ये कहें कि वीपी सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण था, गए वहां, लेकिन ये तो इन्हें कहना चाहिए कि बयान निंदनीय है, नितांत निंदनीय है। अरे भाई, बात सिर्फ गौमूत्र की नहीं है, इससे आगे हम क्यों नहीं बढ़ते हैं? वो गौमूत्र के बहाने वो पूरे हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर हमला कर रहे हैं। और मैंने उनकी भी माफी पढ़ी, पूरा स्टेटमेंट उनका पढ़ा, मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं थी। अरे भैया, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपकी इंटेंशन क्या पूरे देश ने देख ली है। जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटेंशन आपने किया है, पता चल जाती है, पता चल रही है इंटेंशन, शब्दों से इंटेंशन पता चल जाती है। अभी माफी मांग, मुझे तो लगता है कि आज अखिलेश यादव जी को फोन उठा करके ये कहना चाहिए स्टालिन को कि भाई मैं आपके पास आया, मैं आप मेरे दोस्त हैं, कम से कम अपने सांसद को बोलिए इस तरह के बेहुदा बयान हम उत्तर भारतीयों के लिए ना दे। मुझे तो लगता है ये करना चाहिए था। पर आरपी सिंह जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। और साथ साथ मैं ये भी आरपी सिंह जी, मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये जो गठबंधन में हो रहा है, ये हो क्या रहा है गठबंधन में, ये समझना भी बड़ा जरूरी है। हालांकि सब लोग कह रहे हैं कि भाई अब जो है इस हार के बाद जो है सबक ले लिया, इस हार के बाद चीजें हो गई, अब एक बार फिर से, लेकिन बैठक टल जाती है, पर नेता कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, अभी तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, हम लोग एक साथ हैं। अशोक जी, पहली बात स्पष्ट करें, ये जो बयान आज पार्लियामेंट में दिया है वो कोई अकेले में नहीं देखना चाहिए, उसको अलग से नहीं देखना चाहिए। वो लगातार निरंतर इंडिया अलायंस के जितने गठ हैं सबके माध्यम से सनातन पर, हिंदू पर कचोट हो रही है। मैंने अभी कहा, अभी इंडिया अलायंस, मैं यूपीए की बात नहीं कर रहा, उसके दौरान भी लगातार हो रही है। मैंने अभी आपको प्रियंक खाड़गे जी का बताया, आपको चिदम्बरम जी के बेटे का बताया मैंने। इसी प्रकार समाजवादी पार्टी के नेताओं का आपने भी जिक्र किया, जेडीयू के नेताओं का मामला है, ऐसे आरजेडी के नेताओं का मामला है। मैंने जो कहा, जो मूल सोच ये है कि हम किस प्रकार से
हिंदुओं को बांटे, हिंदुओं को हम किनारे करें और हम इस प्रकार से मुसलमानों को वोट हम निशाने पे लें। ये है मूल सोच। और उसके अंदर जो भी इनसे बन पड़ता है वो कभी सनातन को एड्स कह देना, कभी सनातन को कह देना कि ये कोरोना से बदतर है। तो ये निरंतर जो प्रोसेस है, ये जब से इंडियन अलायंस बना है और जब इनकी बैठक आखिरी हुई थी उसके बाद से ये चल रहा है। और जहां तक आपने कहा इंडियन अलायंस के बीच की बात कही आपने, उसमें बात जोड़ देता हूं कि इंडियन अलायंस 2 महीने पहले खत्म हो चुका है। 2 महीने से जब भोपाल का इनकी मीटिंग होनी थी, भोपाल में इनकी पब्लिक रैली होनी थी और वहां पर कमलनाथ ने स्पष्टता से मना कर दिया था कि हमारे यहाँ से कोई रैली नहीं होगी। और जब कमलनाथ के पास समाजवादी पार्टी के लोग वहां पर भीख का कटोरा लेकर गए थे कुछ सीटें मांगने के लिए, और उससे भीख डालने से मना कर दिया था, तब इंडियन अलायंस खत्म हो चुका आरपी सिंह जी की भाषा को सही करवाइए, वरना मैं वापस से कुछ नया अलायंस बनाने में दिक्कत हो जाएगी। या आरपी सिंह की भाषा को ठीक कराएं अशोक जी। आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी, भीख मांगने जैसे शब्दों का मुझे लगता है बचना चाहिए, क्योंकि सभी पार्टियां एक मिनट रुकिए वापस लेता हूँ। सुनिए, अच्छा चलिए, मैं इससे कहता हूँ वो अपने लिए 6 सीटें मांगने गए थे, उनको नकार दिया। सबने सुना, सबने देखा। और किस प्रकार के शब्द अखिलेश जी जैसे नेता के लिए यूज किए, हमें जो है किसी और नेता को जो हमें जो है कि अखिलेश मतलब इस प्रकार के शब्द, आप अखिलेश यादव जैसे जो प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो और आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं, आप इस प्रकार के शब्द किसी यहाँ पे सहयोगी मुख्यमंत्री के लिए इस्तेमाल करेंगे क्या? आरपी सिंह जी एक मिनट रुकिएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपने बड़प्पन दिखाया। भुवन भास्कर जोशी जी ने जिस तरह के शब्दों पे आपत्ति जताई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपकी आपत्ति ठीक है, उन्होंने वापस लिया। लेकिन दिलचस्प बात क्या है, देखिए, जब पार्टी जो है सबसे बड़ी हो जाती है तब ऐसा होता है। जब हिंदुओं का अपमान इस तरह से हुआ, हिंदी भाषी राज्यों का अपमान हुआ, उत्तर भारतीय राज्यों का अपमान हुआ, तो भुवन भास्कर जोशी जी का गुस्सा नहीं आया। लेकिन जब समाजवादी पार्टी का अपमान हुआ तो इनको कितना गुस्सा आया। अच्छी बात है, आना चाहिए, पार्टी भी मां के बराबर होती है मां। लेकिन मैं कहता हूं पार्टी से बड़ा देश होता है, देश से बड़ा जो है आपका राज्य होता है, आपकी भाषा होती है। आप अपनी हिंदी भाषा का सम्मान नहीं कर सकते, आप हिंदी भाषियों के सम्मान के लिए नहीं खड़े होते, पार्टी के सम्मान के लिए खड़े हो जाते हैं। मुझे इस पर जो है ये जनता इसका फैसला करे। लेकिन आरपी सिंह जी, आप कह रहे हैं कि ये इंडिया अलायंस खत्म हो गया। कमरू चौधरी जी, क्या इंडिया अलायंस खत्म हो चुका? आज देश क्या चाहता है अशोक जी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी के साथ मिलकर एकजुट होकर क्या देश को, संविधान को बचाने का लड़ाई में सारे पार्टी एक हो सकता है कि नहीं हो सकता है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सवाल यही है। हो सकता है कि समाजवादी का विचारधारा अलग हो सकता है कि लालू जी का विचारधारा अलग हो, डीएमके का विचारधारा अलग हो, लेकिन राजनीति में कोई ऐसा अछूत नहीं होता है। कल ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी जैसा संगठन के साथ में भी समझौता किया था, कल होकर यही भारतीय जनता पार्टी डीएम के साथ में भी समझौता की थी। आज कल ममता बनर्जी, जिसको आज जिस तरह से नफरत ये कर रही है बंगाल में भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ में भी समझौता की थी भारतीय जनता पार्टी। तो देखिए, राजनीति में आज किस तरह से दांव खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पुनः देशवासी, आज आपके नॉर्थ इंडिया में भी जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ अभी फिलहाल, उसमें भी देखिए 40% लोग लगभग जो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया। उनको चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई और नया सरकार आ जाए। उनको अगर हम एक प्लेटफॉर्म दे सके यहाँ पे सारे विपक्ष दल मिलकर, तो उसमें बुराई क्या है? कमरू जी एक मिनट, एक चीज मुझे 2 चीजों पर, एक तो जो आप कह रहे हैं ये ठीक है कि इन 3 राज्यों में बीजेपी के खिलाफ भी वोट पड़े, लेकिन ये जो आप कहानी दे रहे हैं, अगर सारा इंडिया अलायंस मिलकर भी लड़ता तब भी ये चुनाव परिणाम नहीं बदलते। एक भी आरपी सिंह जी, दूसरी बात आपने ये कहा, ठीक है, बिल्कुल राजनीति में समझौते होते हैं, राजनीति में बिल्कुल समझौते होते हैं। उन्होंने भी डीएमके से समझौता किया, आज आप कर रहे हैं, उन्होंने भी जो है कश्मीर में अलायंस किया, आप आज कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये होता है जब अलायंस होते हैं ना, तो किसी अलायंस की नेतृत्व स्वीकार होता है। वहां अटल जी का नेतृत्व स्वीकार किया था, महबूबा मुफ्ती ने यहां पर बीजेपी का नेतृत्व स्वीकार किया था। तो आप अभी क्या हो रहा है, आज के बयान में आपको बता रहा हूं, आज कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकारने से मना कर दिया है। आज लोग कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार, बिहार के तमाम नेताओं ने आज कहा है नीतीश कुमार होने चाहिए नेता।
क्योंकि ये राहुल जी के बस की बात नहीं है, कांग्रेस के बस की बात नहीं है। तो ऐसे में तो ये तो लड़ाई जो है सांप नेवड़े की लड़ाई है, तो और क्या है ये? नहीं, इसमें कहाँ लड़ाई है? आज वसुंधरा राजे और बाबा बालकनाथ का बीच में लड़ाई हम सबको दिख रहा है ना। कहाँ दिख रहा है सर? लड़ाई नहीं, अपने अपने दावे हैं, अपने अपने दावे हैं। किसने लड़ाई करी? किसने गायब है राजस्थान? नहीं, बाबा बालकनाथ ने किसके खिलाफ बयान दिया, या वसुंधरा राजे ने? एक बयान बताइए आप। नहीं, देखिए बयानबाजी में मत जाइए। 25 बयानबाजी पे ही तो बात हो रहा हूं मैं। कर रहे हैं रात को और रिसोर्ट में जाकर छुपे हुए हैं। बीजेपी के सारे जो है कि प्रभारी वहां पे राजस्थान जयपुर में कूच मार रहे हैं वहां पे, और आपको यहां तक खबर नहीं है। सर मैं बयानबाजी की बात कर रहा हूं। बयानबाजी इंपॉर्टेंट होती है। जो देखिए, आप एक संवाददाता हो, जो 48 घंटा के अंदर में हमने को मुख्यमंत्री, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 6 महीना लग गया लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कर्नाटका में देने के लिए। वो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में वो तो ठीक है, चलती है। वो तो मैं मान रहा हूं, हर पार्टी के अंदर होता है, मैं मानता हूं। बीजेपी अछूती नहीं है। मैं कह रहा हूं कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है लोग, इंडिया अलायंस। सवाल ये है, सुनिए, आज भारतीय जनता पार्टी में जो 38 पार्टी का घटक दल मिलाकर एनडीए के अलायंस बनाया है, उसमें से कितना एमपी एक एक पार्टी में है? नहीं है। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, सर वो मेरा सवाल नहीं है। 3800 सर 4800 नरेंद्र मोदी जाना चाह, मेरा तर्क सुन लीजिए। नहीं, मेरा भी सर, मेरा सवाल तो सुन लीजिए, मैं आपको सुनूंगा पूरा। आप कह रहे हैं कि 38 नहीं, मैं कह रहा हूं 38 नहीं 48 पार्टियां, उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को स्वीकार किया है। आपके यहां कोई नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और एक नेता ये कह रहे थे कि भाई जब तक संयोजक ही नहीं बना इंडिया अलायंस का, तो हम कैसे बैठक करने? हमें तो यही नहीं पता कि बैठक की सूचना कौन देगा। संयोजक नहीं तो अब तक बना पाया, तो कैसा गठबंधन है ये? अशोक जी, पता नहीं आपको ये सब कहानी कहां से मिलता है। यहाँ पे इंडिया अलायंस का जो लीडर बनेगा, ये साफ तौर पे कहा गया पिछले बार कि भाई अपना अपना पार्टी चूज करके आएंगे, जितना लीडरशिप जीत कर आएगी पार्लियामेंट में, उसमें से एक नेता चूज कर लिया जाएगा। वही हमारा संविधान कहता है। लेकिन यहीं पे पलटा भारतीय जनता पार्टी में। देखिए, 2 आदमी के सिवा आप तीसरा आदमी दिखा दीजिए जो संगठन में जो है कि अपना ये चलता है वहां पे संगठन में, कोई नहीं है। यहाँ नरेंद्र मोदी जो बोलेंगे, अमित शाह जो बोलेंगे वही होगा। आरपी सिंह जी, एक भी लाइन जो व्हाट्सएप में आया अमित मालविया के ऑफिस से, उसके अलावा कोई एक लाइन बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। आरपी सिंह जी चला जाएगा। अच्छा, आरपी सिंह जी, अब तो आरपी सिंह जी पर पर्सनल हो गया, तो इसलिए उनको मौका देना पड़ेगा। मैं तो जोशी जी के पास जाता। आरपी सिंह जी बोलिए। कमरुद्दीन जी, मुझे पता नहीं आपकी आयु कितनी, मुझे 45.5 साल हो गए राजनीतिक जीवन में, और मैंने कई सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। इसलिए मुझे मत बताइए कि मुझे किसके बयान पर कब किसका ब्रीफ देना, क्या नहीं देना। मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, और पार्टी की लाइन मुझे अलग से कोई किसी को ब्रीफ करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ डिस्कशन होता है, चर्चा होती है रोज कि पार्टी की लाइन क्या होगी। उसमें पार्टी के सब जो हमारे जो लोग हैं बैठते हैं और चर्चा कर फिर हम लोग उसकी आगे चर्चा करते हैं। परंतु मूल बात पे ऐसे क्यों भाग रहे हैं कि आज इंडिया अलायंस है कहाँ? वो भोपाल के अंदर जो आपकी पब्लिक मीटिंग होनी थी, उसके बाद से इंडिया अलायंस गायब हो गया। तब से इंडिया अलायंस है नहीं। वो भोपाल में जब कमलनाथ ने कहा था मुझे किसी पार्टी का साथ नहीं चाहिए, आज सब पार्टियां कह रही भैया आपने मना किया था साथ चलने के लिए। वो सपा हो, वो टीएमसी हो, जेडीयू हो, सबको तो आपने दरकरार कर दिया था। पूरी कर दूं मैं, 1 मिनट आपको ठोकर ही मैंने। जल्दी तो आपके दिमाग में फतूरी थी कि हम तो सबके सब जीत रहे हैं, हम जीतेंगे, हम अपने हिसाब से इंडिया अलायंस चलाएंगे। आज आप वहां पर दरकरार कर दिए गए हैं, और आज आपके नेता को नेता मानने को तैयार नहीं है। आज वहां से आवाज उठ रही है कि नीतीश कुमार आपसे बेहतर नेता है, आपके नेता से बेहतर नेता है, और वह ही इंडिया अलायंस को चला सकते हैं, अगर चला सकते हैं। परंतु मेरा अशोक जी, मेरा वापस कहना है, इंडिया अलायंस उस दिन खत्म हो गया था जिस दिन भोपाल में मीटिंग करने से कमलनाथ ने मना कर दिया था। मेरी बात आप नोट कर लीजिएगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे इंडिया अलायंस का आई अलग होगा, डी अलग होगा, ये सब अलग हो जाएंगे। ओके, एक ब्रेक ले रहा हूं, फिर जोशी जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी ने पहले कई नेताओं ने कहा था कि भैया अलायंस नहीं है। आज जो है बैठक की इंतजार में बैठक भी टल गई है। सवाल है कि अब आगे क्या? आऊंगा लेकिन इस ब्रेक के बाद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा।
वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढे, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। मम्मी, कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं, बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। तो दो टूक आप देख रहे हैं। चलिए जल्दी से प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, सवाल मेरा यह है कि क्या इंडिया अलायंस है इस वक्त, क्योंकि आपके कई नेताओं ने कह दिया था अलायंस नहीं है, ना हम अलायंस में हैं। जेडीयू के कई नेताओं ने, कई विधायकों ने आज ये बयान दे दिया है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मटीरियल हैं और वो किसी को नेता नहीं मानते। आप मानते हैं राहुल गांधी को कि अभी भी नेता हैं, नेतृत्व कर रहे हैं वो इंडिया अलायंस का? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ आदरणीय अशोक जी, जब हम लोग इकट्ठे हुए थे देश बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए थे और माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि जो भी विपक्षी एकता के लिए प्रयास करेगा, समाजवादी पार्टी सबसे आगे दिखाई देगी। और निश्चित तौर पे हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव से जब आप जैसे पत्रकारों ने पूछा कि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मैं इतना बड़ा सपना नहीं देखता हूं, लेकिन हम सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि माननीय अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन ये तो इंडिया को तय करना है। लेकिन एक विषय आज अशोक जी, बहुत वरिष्ठ पत्रकार इस देश के आप है, आप और हम लोग भी लगभग 3 दशक से राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन में। अभी आप ये कह रहे थे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर सब ये लोग सब इकट्ठे लड़ते। मैं इस बात से आपकी सहमत नहीं हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजनीतिक कार्यकर्ता होने के बाद मैं सीख पाया कि जब हम समान विचार के लिए लड़ते हैं, हमारा जाति जनगणना का मुद्दा, सामाजिक न्याय का मुद्दा और पीडीए का जब मुद्दा था, अगर हम एक साथ लड़ते तो कहीं ना कहीं जो हमारे मतों का विभाजन तो हुआ, लेकिन लोगों का विश्वास भी हम पे कम हुआ।
और निश्चित तौर पे आंकड़े कुछ अलग ही होते अगर हम लोग सब साथ लड़ते। जोशी जी, मुझे सिर्फ संक्षेप में बताइए, सपा को कितने प्रतिशत वोट मिले मध्य प्रदेश में? मैं उसी बात को कह रहा हूँ, आप मेरी बात को समझिए सर। आंकड़े मुझे बताए ना, दर्शकों को आंकड़े बताए कितने फीसदी वोट मिला है। मैं कहता 0.46 हमारा परसेंटेज आया। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम और कांग्रेस किस मुद्दे को लेकर साथ चल रहे थे, लोगों में क्या प्रोफेशन गया, वहां पर ये गया कि ये लोग साथ वहां है ही नहीं, वहां पर भी जमीन पे। ठीक है सर, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। जल्दी से ब्रिज जी, क्या आपको लगता है कि अगर ये लोग मिलकर लड़ लेते तो तस्वीर कुछ और होती इन राज्यों में चुनाव की? देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे मैं ये कहता हूं, क्योंकि देखिए, जो जिस राज्य में मजबूत है वो तो प्रमुख विपक्षी पार्टी से लड़ ही रहा है। ये लोग आकर कोई ऐसा उसमें एड ऑन थोड़ी कर देंगे कि 2 का 22 हो जाएगा। मैं भाई साहब जोशी जी को एक थोड़ा सा पीछे जाके याद दिला देता हूं। आप और मायावती जी एक साथ लड़े थे ना, क्या हुआ? समान विचारधारा, सारी चीजें थी। देखिए, साथ आने से कुछ नहीं होता है। मैं बार बार कहता हूं कि हर जिले में, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में हर पार्टी के प्रमुख नेता होते हैं। बड़े नेता मिलने से कुछ नहीं होता है, कभी नहीं आज तक हुआ, होगा भी नहीं। वो जो निचले स्तर के आपके नेता हैं, जो 5 साल से 10 साल से, चाहे विधानसभा की सीट हो, चाहे नगर निगम की सीट हो, चाहे लोकसभा की सीट हो, जो तैयारी कर रहे होते हैं, जब तक वो नहीं मिलते कुछ नहीं होता है। और आज की राजनीति में ये बहुत असंभव सी बात है कि वो नेता आपस में मिल जाएं। अपनी मेहनत को कोई जाया नहीं होने देना चाहता है। तर्क अपनी जगह है, सच्चाई है। चलिए, समय इतना। कमरू जी, माफी चाहूंगा, मेरे पास बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है। कार्यक्रम में समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। 2 टूक में आज बस इतना ही। अभी इंडिया अलायंस का क्या भविष्य है मैं नहीं जानता, अभी तो सब आपस में तय कर लें, मीटिंग एक हो जाए, उसके बाद फिर पता चलेगा। और अगर एक होंगे भी तो क्या असर डाल पाएंगे ज़मीन पर। ऐसी जब मार काट है, ऐसे जब एक दूसरे के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल सब करते हैं, ये सब चीज़ें अभी भविष्य के दिनों में साफ होगी। लेकिन जल्द एक ही बात कह रहा हूँ, इस तरह के शब्द हिंदी भाषी राज्यों के लिए डीएमके ने जो बार फिर किए हैं, डीएमके के सांसद ने, वो निहायत अपमानजनक हैं। और ऐसे शब्दों के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ माफ़ी मांगना काफ़ी नहीं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। दो टूक के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए।